हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पार्ट 2 का 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि नर जनन तंत्र है। तो नर जनन तंत्र जो है वो कई साल के बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है और पिछले साल में भी शुक्राणु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए थे। तो 2024 में जो है वो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर के आते हैं, और ये चित्र के साथ भी पूछते हैं या फिर आपको बिना चित्र के लिखने होते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमें बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, तभी हमें पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो हेडिंग वाइज मैं आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। तो ये हमारा फिगर नर जनन तंत्र का। तो इसमें जो पार्ट वाइज हैं, इसके क्या कार्य हैं, इसके कौन से इसमें से क्या नाम है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस फिगर में हमें इसको कहना है शुक्राशय, जो कि सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको कहेंगे हम बाहरी परत को मूत्राशय, जो कि यूरिनरी ब्लैडर है। और ये जो नली है वो शुक्रवाहिनी यानी व्रेस डिफरेंस है। और जो ये हमारी बाहरी परत है वो शिश्न यानी पेनिस है। और ये जो नली है ये मूत्र मार्ग है यानी यूरेथ्रा। और ये जो अंदर का पार्ट है ये वृषण है यानी टेस्टिस। और इसकी बाहरी की परत जो है वो वृषण खोल है, जिसे हम टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। ये जो पार्ट है हमारा यहाँ का वो मलाशय है यानी रेक्टम। और ये जो पार्ट है वो एम्बुला है। और इस पार्ट को हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो नर जनन तंत्र में इस फिगर के हिसाब से जो जो पार्ट वाइज नाम है वो मैंने आपको दिए, लेकिन किस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो क्वेश्चन को तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, फिगर में आपको कैसे क्या करना है। तो फिगर तो हमको ऐसे ही बनाना है, लेकिन शुक्राशय का क्या कार्य है, मूत्राशय का शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब के क्या कार्य हैं और ये किस भाग में आते हैं। तो नर जनन तंत्र में वो सब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें पूछता है कि नर जनन तंत्र या पुरुष के जनन अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या फिर हमारा प्रश्न हो सकता है कि मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और वृषण का मुख्य कार्य क्या है। तो इस तरीके से नर जनन तंत्र का हमारा सवाल पूछता है, लेकिन हमें उत्तर किस हिसाब से देना है। तो अगर चित्र को बोलेगा तो हम फिगर के साथ बनाएंगे और पूरे आंसर को लिखेंगे, और चित्र नहीं बोलेगा तो हम सिर्फ उसकी डिफिनीशन को व्यक्त करेंगे। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। नर जनन अंगों को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। जो नर जनन अंग है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वो कौन कौन से भाग हैं, आइए देखते हैं। पहला भाग है मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग में क्या होते हैं, तो इन अंगों में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि वृषण है यानी टेस्टिस। तो वृषण मानव में एक जोड़ी वृषण उदा गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 4 से 5 सेमी लंबा, 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जो शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। तो जो मुख्य अंग है हमारा नर जनन अंग, उसमें ये होते हैं कि जो वृषण है वो वृषण कोश, इसमें वृषण तो एक जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन जो वृषण कोश स्थित होते हैं इसमें वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं, और ये शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती हैं। तो जो मुख्य और जो इसमें उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो नर लैंगिक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो कौन सा हार्मोन्स, तो टेस्टोस्टेरोन, इसी हार्मोन्स का ये स्राव करती हैं। अगला प्रकार है हमारा सहायक जनन अंग। ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये पहले ही बोल चुका है कि ये सहायक जनन अंग हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं। अधिवृषण, इसका पहला हेडिंग है अधिवृषण यानी इपिडिडमिस। तो ये लगभग
6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक है। यह गति कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी, चपटी एवं कोमा यानी क्वामा के आकार की संरचना बनती है। तो जो अधिवृषण है वो एपिडिडमिस है जो कि 6 मीटर लंबी, पतली होती हैं। तो ये अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है और ये अग्र और पश्च भीतरी भाग को ढकने में सहायता करती है जो कि 4 सेमी लंबी, चपटी और क्वामा के आकार की होती है। तो अधिवृषण में ये पाए जाते हैं और इस आकार में ये होते हैं। अगला हेडिंग है हमारा शुक्रवाहिनी यानी वेस डिफरेंस। एपिडिडमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। जो शुक्रवाहिनी है यानी एपिडिडमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर, जो एपिडिडमिस है उसमें से एक शुक्रवाहिनी निकलती है जो कि उदर गुहा में प्रवेश करती है और वो शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। तो शुक्रवाहिनी में ये हुआ। अगला हेडिंग है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय में होगा सेमिनल वेसिकल। यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं का पोषण करता है। तो जो शुक्राशय है वो चिपचिपा द्रव स्रावित होता है और इसमें से वीर्य का मुख्य भाग बनता है तथा शुक्राणुओं में जो पोषण मिलता है वो शुक्राणुओं में मिलता है। वो किससे मिलता है? तो शुक्राशय से ही। तो अगला हेडिंग है हमारा मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। तो मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। तो मूत्र मार्ग से 2 चीज़ें बाहर आती हैं, मूत्र तथा वीर्य। अगला हेडिंग है शिश्न। शिश्न यानी पेनिस। यह मैथुन अंग है। यह वृषण कोशों के मध्य से मूत्र मार्ग पे गुजरता है जो शिश्न के अग्र छोर पर खुलता है। जो पेनिस है वो मैथुन अंग है और ये वृषण कोशों के मध्य मूत्र मार्ग से गुजरता है जो शिश्न के अग्र छोर में खुलता है। तीसरा हेडिंग है हमारा और लास्ट भाग सहायक जनन ग्रंथियां। तो जो सहायक जनन अंग थे वो तो हमने पढ़ लिए, अब ग्रंथियां क्या हैं आइए देखते हैं। इन ग्रंथियों के स्रोत जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके। तो प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है जो कि मैं फिगर में दिखाई थी आपको। तो यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। यह अनेक पिंडों यानी लेबुलस की बनी होती हैं। तो जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ये मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है और ये लेबुलस से बनी होती हैं। अगला हेडिंग है काउपर्स ग्रंथियाँ। काउपर्स ग्लैंड्स ये क्या है? तो ये एक जोड़ी ग्रंथियाँ मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती हैं। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ सोचना नहीं है, ये एक जोड़ी पाई जाती हैं जो कि दाएं और बाएं ओर स्थित होती हैं। अब लास्ट हेडिंग है हमारा पेरिनियल ग्रंथियाँ। अब पेरिनियल ग्रंथियाँ हैं जो ये एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास स्थित होती हैं। इनसे स्रावित रसायन विशेष संभोग उत्तेजक गंध प्रदान करता है। जो पेरिनियल ग्रंथियाँ हैं वो एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास ही स्थित होती हैं और यह स्रावित रसायन विशेष संभोग उत्तेजन गंध प्रदान करता है। तो ये तो हम 3 ग्रंथियाँ पढ़ लिए, ये पहला सहायक हो गया हमारा। तो ऐसे ही हमारे नर जनन तंत्र खत्म होते हैं। तो 5 नंबर दीर्घ प्रश्न में हम यही लिखेंगे फिगर के साथ, तो हमें पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।